आज से 41 साल पहले 12 दिसंबर 1983 को आगरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जैसे ही 4 साल का हुआ बोलने लगा, मैं तो पिछले जन्म में एक स्मगलर था और मेरी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुझे अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाना है। आज से ठीक 98 साल पहले 11 दिसंबर को दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ और जैसे ही वो बच्ची भी 5 साल की हुई वो भी बोलने लगी कि पिछले जन्म में अपने बच्चे को जन्म देते हुए मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा पति मथुरा में रहता है और मुझे उसके पास जाना है। ये सब एक 5 साल की बच्ची बोल रही थी। और आज से 39 साल पहले 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा नाम की एक महिला की मौत हो जाती है। लोग जब उसकी मौत का शोक मना ही रहे होते हैं तो वो अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरा नाम तो शिवा त्रिपाठी है, मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है और मेरे ससुराल वालों ने ही मेरी हत्या कर दी थी। और भी ऐसे कई हजारों केस हैं जो पुनर्जन्म होने का दावा करते हैं। तो क्या पुनर्जन्म सच में होता है या ये किसी तरह का फ्रॉड है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है? इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य में। जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का कायदा है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर से पैदा हो सकता है या इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है और जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेईमान दिखाई देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब केसेस की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। आज से 41 साल पहले 12 दिसंबर 1983 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाद नाम के गांव में टीटू सिंह नाम के बच्चे का जन्म होता है। टीटू के माता पिता का नाम महावीर सिंह और शांति देवी था और ये उनकी छठी औलाद थी। टीटू बचपन से ही सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बिल्कुल चुप रहता था और बाकी बच्चों की तरह कोई शैतानी भी नहीं करता था। टीटू ने करीब 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, लेकिन उसने जो बोला वह सुनकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। टीटू ने बोला, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मैं 30 साल का था जब मेरी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेरी माँ का नाम बर्फी देवी है और मेरे पिता का नाम चंदा भारती है। मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम रोनू और सोनू है। इसके बाद वह यह भी बताता है कि सागंज में मेरी एक कोठी भी है और मेरे पास एक व्हाइट कलर की फिएट कार भी है। पहले तो उसके माँ बाप ने इस बच्चे की मनगढ़ंत कहानी समझकर छोड़ दिया, मगर जैसे जैसे टीटू बड़ा हो रहा था उसे वह घर और उसके माँ बाप बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे थे। उसे घर में रहने से भी चिढ़ आने लगी थी। जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा जाता तो वो कहता, मैं पैदल क्यों जाऊँ, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। टीटू के इस रवैये को देखते हुए उसके माँ बाप की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। टीटू अपनी माँ से भी कहता था कि ये तुम कैसी गंदी सी साड़ी पहनती हो, मेरी उम्र तो 2000 की साड़ी पहनती है। टीटू अक्सर कहता था कि आगरा में मेरी रेडियो की दुकान भी है। दिन ब दिन टीटू की जिद बढ़ती जा रही थी। वो अपने परिवार के पास वापस जाने की बात करता था, एक ऐसा परिवार जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब टीटू ने देखा कि उसकी बातों का घर वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसने घर छोड़कर जाना ठीक समझा और एक दिन वह अपने कपड़े भरकर जाने लगा। मगर उस दिन तो जैसे तैसे उसके माँ बाप ने उसे रोक लिया। लेकिन अब महावीर सिंह को समझ में आ गई थी कि टीटू अब ऐसे मानने वाला नहीं है और पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। महावीर ने अपने सबसे बड़े बेटे और टीटू के बड़े भाई अशोक को बुलाया और उसे टीटू द्वारा बताए गए पते पर जाकर सब कुछ पता लगाने के लिए कहा गया। अगले दिन अशोक और उसके दोस्त आगरा के लिए निकल गए। अशोक अपने गांव बाद से 13 किलोमीटर दूर आगरा गया और वहां जाकर देखा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आगरा के व्यस्त मॉल रोड पर सुरेश रेडियो की एक दुकान है। वहीं के एक सेल्समैन से बात करने के बाद अशोक को ये पता चला कि सुरेश नाम का व्यक्ति रेडियो की दुकान का मालिक है और 5 साल पहले उसे गोली मार दी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे टीटू ने बताया था। और उसकी विधवा का नाम उमा था और उसके 2 बेटे थे। इसके बाद अशोक उमा से भी मिलता है और उससे सारी बात बताता है। इसके बाद अशोक घर लौट आता है और अपने माता पिता को भी सारी बात बताता है कि टीटू जो बोल रहा है वो सच है। उधर उमा को उस लड़की की बात में दिलचस्पी होती है जिसने खुद को अपना पति बताया था। अगले दिन वह सुरेश के माता पिता चंदा भारती और बर्फी देवी और उसके तीनों भाइयों के साथ टीटू के घर जाती है। जब टीटू ने उन्हें देखा तो उसने सुरेश के माता पिता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें गले लगा लिया। उसने उमा की ओर एक नजर डाली और पूछा, मेरे दोनों बेटे रोनू और सोनू कहाँ हैं? फिर भागकर उस जगह गया जहाँ उसकी कार खड़ी थी। यह देखकर कि उसकी गाड़ी नहीं है वह चिल्लाया, तुम मेरी फिएट कार क्यों नहीं लाई? यह देखकर सब हैरान थे कि उसे कैसे पता चला कि सुरेश के पास कौन सी कार है। उन्होंने सुरेश की मौत के बाद उसकी कार बेच दी थी। फिर वे उसे अपनी कार में आगरा ले गए जहाँ टीटू की असली परीक्षा ली जानी थी। टीटू को बताए बिना वे सुरेश की रेडियो की दुकान के पास से गुजरे, ये देखने के लिए कि टीटू अपनी दुकान को पहचान पाता भी है या नहीं। मगर टीटू ने तुरंत अपनी दुकान को पहचान लिया और उन्हें रुकने के लिए कहा। वह अंदर घुसा और एक स्टूल थपथपाया। उमा के अनुसार यह सुरेश की आदत थी और फिर एक शोकेस की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कब बना? ये पहले वहाँ नहीं था। दरअसल शोकेस सुरेश की मौत के बाद ही लगाया गया था। इसके बाद ये देखने के लिए कि टीटू अपने बच्चों को पहचान पाता है या नहीं, उन्होंने पड़ोसियों के बच्चों के साथ रोनू और सोनू को बैठा दिया। लेकिन टीटू ने तुरंत ही अपने बच्चों को पहचान लिया
और अपने बड़े बेटे से कहा, तुमने मुझे अभी तक प्रणाम क्यों नहीं किया। इसके बाद टीटू से यह भी पूछा गया कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। टीटू ने बताया कि मैं काम के बाद एक रात घर लौट रहा था। मैंने उमा को घर का दरवाजा खोलने के लिए हाथ न बजाया। तभी 2 लोग अचानक बंदूक लेकर मेरी तरफ दौड़े और फायर करने लगे। एक गोली मेरी कार की स्टीयरिंग पर लगी और दूसरी मेरे सिर में, जिससे मेरी मौत हो गई। और भी चौंकाने वाले सबूत तब मिले जब पैरासाइकोलॉजी का रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एन.के. चड्डा और डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के मामले की विस्तृत जांच शुरू की। उन्होंने जिन बातों की पुष्टि की उसमें टीटू की दाहिनी कनपट्टी पर एक अजीबोगरीब निशान था। उन्होंने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच भी की और पाया कि गोली का प्रवेश बिंदु टीटू के जन्म चिन्ह से मेल खाता था। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गोली खोपड़ी से टकराकर दाहिने कान के नीचे से निकल गई थी। जब उन्होंने टीटू के कान के नीचे देखा तो वहाँ भी वैसा ही निशान था जो उसके जन्म से था। लुगदी देवी उर्फ शांति। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के पास हुआ था। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह उन्होंने भी 4 साल की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन पहेली यही थी, जैसे वो बोलने लगी छोटी बच्ची ने दावा करना शुरू कर दिया कि उसके माता पिता असली नहीं है और उसका वर्तमान घर भी उसका नहीं है। लड़की ने जल्दी ही दावा करना शुरू किया कि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में अच्छी तरह से याद है। उसने अपने पिछले जीवन के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू किया, जैसे मेरा नाम लुगदी देवी है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मेरे पति का नाम केदारनाथ है और वो एक व्यापारी है। उसने दावा किया कि वह एक गोरा आदमी है जो चश्मा पहनता है, उसके बाएं गाल पर मस्सा भी है और यहाँ तक उसने ये भी कहा कि पिछले जन्म में अपने बच्चों को जन्म देते हुए मेरी मृत्यु हो गई थी। शुरू में उसके माता पिता ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मेरा मतलब है कि कौन केवल 6 साल की बच्ची से उसके पिछले जीवन के बारे में बात करेगा। जब उसके माता पिता ने उसे सीरियसली नहीं लिया तो वह 6 साल की उम्र में घर से भाग गई और मथुरा पहुंचने की कोशिश की। घर वापस आकर उसने खुद को लुगदी देवी बताया और बताया कि वो मथुरा की रहने वाली है। लेकिन कुछ न होता देख उसने सभी को अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया और ऐसे ही उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भी सब कुछ बताया। उसके प्रिंसिपल ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और उससे कुछ प्रश्न पूछे जिसका उत्तर उसने मथुरा की बोली में दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो ना तो कभी मथुरा गई थी और ना ही वहाँ की बोली जानती थी। बहुत जल्द प्रिंसिपल ने गहरी दिलचस्पी दिखाई और मथुरा जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या वाकई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विवरण को पूरा करता है। वो केदारनाथ चौबे नाम के एक व्यापारी का पता लगाता है जिसकी पत्नी लुगदी देवी की मृत्यु 9 साल पहले प्रसव के दौरान हो जाती है। केदारनाथ ने अपने जवाब में पंडित कांजीमल नामक एक व्यक्ति को शांति देवी से मिलने के लिए भेजा, जो दिल्ली में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार थे। पंडित कांजीमल शांति देवी से मिले और केदार के बारे में बताई गई जानकारी में समानता देख आश्चर्यचकित हो गए। वह लिखते हैं कि इस बातचीत के बाद मुझे यकीन हो गया कि वह लड़की वास्तव में मेरी ही रिश्तेदार है, जब किसी दूसरे के शरीर में आ गई है। इसलिए कांजीमल ने शांति देवी और केदारनाथ के बीच मुलाकात करवाने की सोची। कुछ दिनों बाद केदारनाथ अपने और लुगदी के बेटे और अपनी तीसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने जाते हैं। हालांकि उसकी परीक्षा लेने के लिए केदारनाथ दावा करते हैं कि वह केदारनाथ का बड़ा भाई है, लेकिन केदारनाथ को आश्चर्य होता है कि शांति देवी तुरंत उसे और उसके बेटे को पहचान लेती है। वो फुट फुट कर रोने लगी और 1 घंटे से ज्यादा समय तक रोती रही। सोचिए, एक 4 से 5 साल की बच्ची अपने से बड़े बेटे को गले लगाकर फुट फुट कर रोती है और यहाँ तक कि अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि केदार गोरा है और उसके बाएं गाल पर मस्सा भी है। केदार को उसका व्यवहार लुगदी देवी जैसा लगता है। केदार शांति देवी की परीक्षा लेने के लिए उससे कुछ ऐसे सवाल भी पूछता है जिसका जवाब केवल उन दोनों को ही पता थे। और आश्चर्य की बात यह होती है कि शांति उन सभी का सही जवाब देती है और साथ ही केदार से यह भी कहती है कि जब हम दोनों ने यह निश्चित किया था कि हम दोनों में से किसी की मृत्यु के बाद भी कोई किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा, तो फिर तुमने क्यों की। बहुत जल्द ही लुगदी देवी की पुनर्जन्म की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया। ये जल्द ही महात्मा गांधी के ध्यान में भी लाया गया, जिन्होंने जांच के लिए एक समिति गठित की और 1936 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। वो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले और कथित तौर पर टिप्पणी की कि मैं उनकी वर्तमान स्थिति को पुनर्जन्म की एक श्रृंखला का परिणाम मानता हूँ। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी थी। यह मामला रहस्य और विस्मय दोनों को जन्म देता है कि इतनी कम उम्र में लड़की कैसे इतनी जटिल कहानियों को याद रख सकती है या अपने दिमाग में बना सकती है, चाहे कोई उसकी कहानी पर यकीन करे या ना करे। शांति देवी की कहानी दिलचस्प और एक स्थायी पहेली है। शिवा त्रिपाठी उर्फ सुमित्रा देवी। सुमित्रा की कहानी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। जहाँ पहले पुनर्जन्म लेकर लोग अपनी कहानी बयां कर रहे थे, वहीं सुमित्रा मरने के कुछ देर बाद वापस जिंदा हो जाती है, वो भी बिल्कुल अलग इंसान बन के। और फिर अपनी जिंदगी के पूरे 13 साल, यानी कि वो जब तक जिंदा रही, शिवा त्रिपाठी बन के ही रही।
दोस्तों, अगर आप शिवा त्रिपाठी की कहानी पूरा देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।